जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आराधन बैच में पॉलिटी से रिलेटेड जो हमारा डीपीएसपी का टॉपिक है उसको देखेंगे, उससे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं डीपीएसपी से। बीच में मैंने आर्टिकल 22 तक जो हमारा मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था, उसको कवर किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जब भी हम लोग पीवाईक्यू नहीं देखेंगे तो जब भी वाली क्लास होगी तो 22 से आगे 35 तक आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पॉलिटी में डीपीएसपी को लेकर के, तो डीपीएसपी एक ऐसे विचार के रूप में है जिसको राज्य द्वारा पालन किए जाने की अपेक्षा की गई है संविधान विशेषज्ञों द्वारा। ठीक है, आइडियाज टू बी फॉलो बाय द स्टेट, इट इज नॉन इन्फोर्सेबल। ठीक है, ये गैर न्यायोचित है, न्यायालय में जाकर के आप इसको लागू नहीं करा सकते। ठीक है, बेसिकली ये एक तरह से मोरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक दायित्व है राज्य के ऊपर कि वो जब भी कुछ नीतियां बनाए तो इनका ध्यान रखे। ठीक है, बेसिकली लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करती है। ठीक है, वेलफेयर स्टेट ये बनाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको जाननी है, यानी कि प्रस्तावना में जो विजन दिया है उसका विस्तार करती है। हम लोगों ने जब फंडामेंटल राइट्स देखा था तो फंडामेंटल राइट्स वाले सेक्शन में ये देखा था कि फंडामेंटल राइट्स हमको राजनीतिक अधिकार देते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स, और ये क्या करते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार है बेसिकली। यानी कि जनमत, जब जनमत तैयार होगा, ठीक है, संसाधनों की कमी के कारण या निरक्षरता का अधिक होना, हम लोगों ने ऐतिहासिक विभाजन देखा, विभिन्न सामाजिक आर्थिक प्रभाव थे उस समय। ठीक है, तो लैक ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, लिटरेसी उतनी नहीं थी, है ना। जो हमारा पार्टीशन वाला हिस्टोरिकल हम लोगों ने पार्टीशन देखा, है ना, और डाइवर्स कल्चर, इसकी वजह से इसको इन्फोर्सेबल नहीं बनाया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की अगर हम तुलना करें तो इसको इन्फोर्सेबल नहीं बनाया गया। अब मूलतः यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड वालों ने स्पेन के संविधान से लिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको फैक्ट्स है, याद रखना ही चाहिए। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, नॉन इन्फोर्सेबल है। ठीक है, बेसिकली सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स किसके लिए था, राजनीतिक लोकतंत्र के लिए। ये सामाजिक आर्थिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के लिए, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, जो कि समूह केंद्रित है। डीपीएसपी क्या है, समूह केंद्रित है, एक समूह के लिए, पूरे राज्य के एक वर्ग के लिए बोल रहा है, राज्य में निवास करने वाले एक वर्ग के लिए बोल रहा है। जबकि फंडामेंटल राइट्स क्या था, व्यक्तियों को पावर था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स जहां राज्य पर निगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, वहीं ये राज्य पर सकारात्मक दायित्व आरोपित करते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव एब्लिगेशन ओवर द स्टेट ये प्रोवाइड करते हैं, ताकि राज्य जो है, ऐसे आइडियाज हैं जो राज्य को फॉलो करने चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं संविधान में, तो संविधान में भी देखिएगा, संविधान में ही बोल रहा है कि ये इसमें जो तत्व हैं वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, लेकिन देश की शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में लागू करना राज्य का इनका कर्तव्य होगा। ठीक है, लोक कल्याण की वृद्धि। ठीक है, लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर यहाँ पे जुड़ता दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न यही आ जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है राजनीतिक लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक क्या नाम, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्थापित करना, सोशल डेमोक्रेसी, गांधीयन डेमोक्रेसी, या सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसका आंसर बताइए, पहले का आंसर क्या होगा। ठीक है, बेसिकली सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, अभी मैंने बताया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का मेनली उद्देश्य क्या था कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, यानी कि एक तरह से कल्याणकारी राज्य की स्थापना में ये एक सहायक है। संविधान निर्माताओं ने इसको इसलिए रखा था कि जो वेलफेयर स्टेट है वो लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ लिटरेसी, लैक ऑफ मतलब ये हिस्टोरिकल पार्टीशन, ठीक है, सोशल लैक ऑफ, मतलब तमाम तरह के उसमें डिविजन्स थे भारत में। तो ये जनमत जब इसको मिले तो फिर कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है वो राज्य का लक्ष्य हो, और जब भी जनमत मिले तो राज्य इसको लागू करे। ठीक है, तो सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक है, याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स किसके लिए है, राजनीतिक प्रजातंत्र। ठीक है, ये सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को लागू करता है। अच्छा, मोर देन वन करेक्टर रहता है, सिंगल करेक्टर तब तो एक होगा, मोर देन वन करेक्टर रहता तब सारे सही हो जाते। ठीक है, तब सारे सही हो जाते अगर मोर देन वन करेक्ट, क्योंकि क्या होता है, आपको सबसे अच्छे विकल्प चूज करना है। क्यों, क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र को भी स्थापित करता है। अंबेडकर जी का मानना था राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ये तीनों लोकतंत्र के एक ऐसे अवयव हैं, एक ऐसे क्या बोलता हूँ उसको, एलिमेंट्स हैं जिनको अलग नहीं किया जा सकता।
ठीक है। तो राजनीतिक सामाजिक गांधीयन भाई, क्योंकि आप देखेंगे डीपीएसपी का जब वर्गीकरण किया जाता है तो कुछ अनुच्छेद गांधीवादी अनुच्छेद बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 40 हो गया, 43 हो गया, 43, 40, 43, 43B, 46, 47, 48, ठीक है। ये सारे अनुच्छेद गांधीयन अनुच्छेद हैं, है ना। देखते हैं अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। पहला है पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उत्तरोक्त राज्य के लिए पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं जबकि उत्तरोक्त है। निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि पूर्वोक्त यानी कि कुछ भाग इसके पहले के आधा डिवाइड करिए और पहला भाग केंद्र सरकार के लिए बाकी राज्यों के लिए, ऐसा नहीं है, वो राज्य और केंद्र दोनों के लिए निर्देश है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं जबकि उत्तरोक्त है, दोनों संविधान के अंश है, ठीक है। क्या नाम है, ऐसा नहीं है कि डीपीएसपी का कुछ भाग संविधान का अंश नहीं है, कुछ है, ठीक है, सारे संविधान के अंश है। लेकिन तीसरा जो है सी सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत फंडामेंटल राइट से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा फंडामेंटल राइट्स को लागू इन्फोर्सेबल कराने के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी को लागू करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। ये रिसोर्सेस, लिटरेसी, तमाम पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स को ध्यान में रख करके क्या नाम है पावर ऑफ वोटर्स, ठीक है, इसके थ्रू ये जा सकते हैं, ठीक है, मतलब इसके थ्रू आप उसको लागू किया जा सकता है। एक तरह से ऐसे समझिए कि कल्याणकारी राज्य के लिए डीपीएसपी क्या करता है, एक विजन देता है, राज्य पर सकारात्मक दायित्व आरोपित करता है, ठीक है, यानी कि लाइट क्या बोलते हैं इसको, विजन ऑफ वेलफेयर स्टेट आप इसको बता सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ओवर द स्टेट, ठीक है, पॉजिटिव विजन एक देता है, राज्य पर सकारात्मक दायित्व देता है ना। और कहीं न कहीं ये क्या करता है, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल राइट्स आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, जो कि जनमत के आगे ये हो जाएगा, ठीक है, जनमत के आगे ये हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे काम करने का अधिकार मनरेगा 2005 में दिया गया, क्योंकि आज़ादी के बाद इतने साल तक क्यों रोका गया, क्योंकि संसाधन नहीं थे, ठीक है। शिक्षा का अधिकार 2009 कल हम लोगों ने देखा है ना, राइट टू एजुकेशन 2009, है ना। इसी तरह से मतलब कई सारे अधिकार हैं जो समय के साथ मिले, तो इसलिए ऐसे अधिकार थे जिनको तुरंत देना आवश्यक नहीं था, जिनको तुरंत देना नहीं आवश्यकता। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो क्या नाम है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जैसे वुमेन, SC ST, ओल्डर पीपल, दिव्यांगजन, है ना, पर्यावरण संरक्षण, इन सबसे रिलेटेड है, यानी कि ऐसे अधिकार जिनको तुरंत देना आवश्यक नहीं है लेकिन देर समय के लिए आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। ये तो प्रश्न हम लोगों ने किया ही था, ये लग रहा है फिर से दोबारा डाल दिए थे। बेसिकली इसका उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि ये किसी पे नाइदर लेजिस्लेटिव नॉर एग्जीक्यूटिव किसी पे भी निर्बंधन नहीं करता है, बल्कि क्या है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका डी। फिर से विकल्प मतलब समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। चौथा प्रश्न, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है, ठीक है। पहला देखिए, वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, है ना, कतई नहीं, इन्फोर्सेबल है ही नहीं, ठीक है। तो पहला गलत, ए और सी गलत हो गया। अब दूसरा अपने आप सही है, देखिए प्रश्न ऐसे ही हल किया है, तो दूसरा अपने आप सही है। तीसरा देख लीजिए, प्रवर्तनीय नहीं होंगे, सही बात है। इसमें जो सिद्धांत है राज्य को कानून बनाने के लिए प्रभावित करेंगे, तो बिल्कुल राज्य का ये दायित्व है कि कानून बनाते समय ये जो विजन दिया गया है, ये जो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, ठीक है, जो भी सप्लीमेंट्री ऑफ द फंडामेंटल राइट्स को बोल सकते हैं, उसको ध्यान में रखना राज्य का कर्तव्य है, तो बिल्कुल होगा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, 2 और 3। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों के बारे में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। बताइए इसका क्या उत्तर हो जाएगा, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। दोनों उत्तर सही है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अभी मैंने क्या बताया था, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है और किसी भी न्यायालय द्वारा ये इन्फोर्सेबल नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। ध्यान दीजिएगा सही विकल्प क्या हो जाएगा, कौन कौन से सही है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, 5वें का सी, ठीक है, 5वें का सी। बहुत आसान प्रश्न है, आप इसमें 10 में से 10 सही कर सकते हो, ऐसा कोई बहुत कठिन टास्क नहीं है। फिर कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समाज भारत के संविधान में है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए चौथी अनुसूची क्या है। मैंने उस दिन बोला था चौथी अनुसूची आपको याद करनी है, ठीक है। तो चौथी अनुसूची है नहीं, क्योंकि ये राज्यसभा से संबंधित है।
नीति निर्देशक तत्वों में अभी मैंने बताया था, जब अपने आर्टिकल 38 देखा होगा, ठीक है, भारत का संविधान अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है, जो कि उसमें कई सारी चीजें बता रहा हूं। 39 में क्या बोल रहा है कि स्त्री और पुरुष को लिए समान अधिकार, जो भौतिक संसाधन है उनका हितों का संकेंद्रण, मतलब अहितकारी संकेंद्रण और धन और उत्पादन के साधनों का, ठीक है, दोनों पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान जीविका के पर्याप्त साधन है। ये सारी चीजें बेसिकली एक वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है। तो कल्याणकारी राजनीति सिद्धांत में बिल्कुल है। मौलिक अधिकारों में कल्याणकारी राज्य नहीं है बल्कि कल्याणकारी व्यक्ति है, क्योंकि वो व्यक्ति केंद्रित है। मैंने बताया था जो मूल अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है और न्यायालय द्वारा फुल्ली इन्फोर्सेबल है, जो कि व्यक्ति को राजनीतिक लोकतंत्र और नागरिक अधिकार, ठीक है, ये प्रोवाइड कराता है। राजनीतिक लोकतंत्र और मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, और सिविल राइट्स प्रोवाइड कराता है। निजी व्यक्ति केंद्रित अधिकार है तो मौलिक अधिकार होगा नहीं। प्रस्तावना भी बिल्कुल कल्याणकारी राज्य का समावेश करता है, ठीक है। हमारे प्रस्तावना भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करता है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना खोल करके देखेंगे तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर मोर देन वन देखिए, इसमें क्या है, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रताएं देता है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता देता है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता। तो ये कहीं ना कहीं कल्याणकारी राज्य से रिलेटेड है, लेकिन आपको केवल एक विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि डायरेक्ट वो नहीं है, ठीक है। पूरे संविधान का कोर है प्रस्तावना, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो कहाँ है वो, डीपीएसपी में है। तो अगर मोर देन वन करेक्ट रहेगा तब तो प्रस्तावना भी चूज हो जाएगा, नहीं तो केवल एक सही। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, कल्याण की अवधारणा, ठीक है। बेसिकली धन का केंद्रीकरण कल्याण की अवधारणा का उल्लंघन करता है, लेकिन ऐसा कहीं डायरेक्ट संविधान में दिया नहीं, तो इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन इसलिए नहीं करता है क्योंकि मिनिमम जो आपको मिलना चाहिए वो तो गवर्नमेंट, मतलब वो तो सरकार को प्रोवाइड करना सरकार का दायित्व भी है। तो धन का केंद्रीकरण इसका उल्लंघन नहीं करता, लेकिन डीपीएसपी का उल्लंघन करता है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने दिखाया था क्या आपको, ठीक है। आर्टिकल अगर आप 39 देखिएगा, 39 देखिए क्या बोल रहा है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटाओ, सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं दिखा दूं, ठीक है, क्या बोल रहा है, ओनरशिप एंड द कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड्स। द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स टू प्रोडक्शन ऑफ द कॉमन डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका, बी, 7वें का बी, यानी कि 39वें का जो 39 ख और ग है वो क्या बोल रहा है, भारत धन के संकेंद्रण को रोकना राज्य का कर्तव्य बताता है, ठीक है। राज्य के ऊपर एक ड्यूटी ऑब्लाइज करता है, आपके पास जब भी संसाधन आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, आपको करना पड़ेगा। फिर भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके द्वारा अधिदेशित है, ठीक है। ऐसे मतलब ये हलवा हलवा टाइप वाले प्रश्न होते हैं, आप अगर इनको गलत करके आते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपका प्रश्न गलत होता ही होता है। क्यों? संविधान की उद्देशिका ऐसा कुछ नहीं करती है। 7वीं अनुसूची क्या है, संघ सूची, लोक राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में बताता है। परंपरागत व्यवहार ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, डी। आपको नहीं पता तब भी अनुच्छेद 50, ठीक है, अनुच्छेद 50 अगर आप देखेंगे, अनुच्छेद 50 अगर आप देखिए क्या बोल रहा है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कदम कर राज्य क्या करेगा, कदम उठाएगा। इंग्लिश में देख लीजिए, ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये आपको है ना आर्टिकल 50। अब देखते हैं 9वां, राज्य के डीपीएसपी के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। 4 आपके पास विकल्प दिया गया है, ठीक है, जो कि बोल रहा है कि कौन कौन सा है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद 43 क, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 51, ठीक है, बेसिकली जो हमारा डीपीएसपी है उसमें अनुच्छेद 51 क्या बोलता है कि राज्य द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा। अनुच्छेद 48 क की बात करें तो 48 का बेसिकली पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है कि आपको पर्यावरण संरक्षण और उसका संवर्धन करने का प्रयास करना है, पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण, ठीक है। 43 क की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसको लिख देता हूं, पर्यावरण
43 क की बात करूं तो ये उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। और अनुच्छेद 41 क्या है, बेसिकली काम या शिक्षा या लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। या तो आपको काम जैसे मनरेगा मिला है, शिक्षा राइट टू एजुकेशन मिला, या लोक सहायता जैसे दिव्यांगजन को मिलता है, ओल्ड एज पेंशन मिलता है, ठीक है, ये पाने का अधिकार। तो बेसिकली आपका अनुच्छेद 1 मतलब सॉरी अनुच्छेद 51 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को संवर्धन देने संबंधी उपाय है। अब देख लीजिए, ठीक है। तो कोशिश आपको ये करना है कि सारे ओपन करके आपको देखना है। देखिए अनुच्छेद 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि, राज्य ये काम करेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 51 इसका सही विकल्प हो जाएगा। अब आज का लास्ट प्रश्न, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि कहाँ है? तो उद्देशिका में नहीं, नीति तत्वों में, मूल कर्तव्यों में नहीं, नवीन सूची में नहीं। मूल कर्तव्यों में अगर आप मूल कर्तव्य खोलेंगे, ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मूल कर्तव्य देखिए क्या है, ये कि निरंतर राष्ट्र को आपको बढ़ाना है। अगर आपका राष्ट्र बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं, जैसे अगर आपका राष्ट्र इनडायरेक्टली आपको मिलेगा, अगर आपका राष्ट्र नहीं बढ़ रहा है, सपोज कि जैसे पाकिस्तान के अगर आप नागरिक रहते, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होता, अगर आपका राष्ट्र नहीं बढ़ता तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए आप खतरा बन सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज है बेसिकली, इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा, राज्य के नीति तत्व या डीपीएसपी में। डीपीएसपी क्या बोलता है बेसिकली कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध आपको बनाने हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि इन सबका आदर करना है, और विवादों में मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता देने का प्रयास आपको करना है, ठीक है। जैसे मोदी जी के कहने पे युद्ध टल गया, ठीक है, तो बेसिकली आप उसको मान सकते हो, ठीक है। एक यहाँ से आपको याद करने वाली चीजें इसमें क्या क्या है, निदेशक तत्वों में ध्यान देने वाली बात यह है कि निदेशक तत्वों की जो मूल सूची थी, ठीक है, निदेशक तत्वों की जो मूल सूची थी उसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम और 97, मतलब 3-4 बार उसमें संशोधन किए गए, ठीक है। उसमें टोटल 4 बार संशोधन किए गए, 42वां, 44वां, 86वां और 97वां, ठीक है। 42, 44, 86 और 97, 4 बार आपको संशोधन मिलते हैं, ठीक है। कैसे याद करने हैं, तो 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या सीए, इसको सीजेआईई से याद कर लीजिए, सीजेआईई, ठीक है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, एक ये जो ना मतलब एक्रोनिम्स इसको बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली सीजीआई क्या है, अनुच्छेद 39, ठीक है, बच्चों के स्वस्थ विकास, तो चाइल्ड, सी फॉर चाइल्ड, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, अनुच्छेद 39। जी जस्टिस, ठीक है, समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को कानूनी सहायता, ठीक है, तो सीजेआई 39A इसको बोलते हैं, 39A, ठीक है। अभी आपने देखा आई इंडस्ट्री 43A और ये 48A, ठीक है। बेसिकली सीजेआईई, आई से क्या होगा इंडस्ट्रीज में, और ई से एनवायरमेंट, तो सीजेआई से क्या याद करना है, सी फॉर चाइल्ड, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, जे फॉर जस्टिस, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुक्त कानूनी सहायता, आई फॉर इंडस्ट्री, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, और ई फॉर एनवायरमेंट, रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए, अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए जंगलों और वन्य जीव का संरक्षण करने के उपाय करना, ठीक है। तो ये है, ये आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, एक है 44th, एक है 86 और एक है 97th, ठीक है। 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें बेसिकली क्या किया गया, आय और प्रतिष्ठा की असमानता को कम करने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 38 में इसको जोड़ा गया, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, बेसिकली आर्टिकल जो 45 था इसकी विषय वस्तु को बदला गया। आर्टिकल 45 में क्या था, इसमें जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार था इसको आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, जो कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने इसको बताया है, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को चेंज किया गया और प्राथमिक शिक्षा अनुच्छेद 21 को मूल अधिकार बनाया गया, ठीक है। वहीं जो आरंभिक बाल देखभाल है उसको क्या किया गया, डीपीएसपी बनाया गया, ठीक है। आंगनबाड़ी सहायता, ये सब आरंभिक जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो ICDS जो प्रोग्राम चलता है उसके अंतर्गत, ठीक है। फिर 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 43B जोड़ा गया, 43B, जिसमें सहकारी समितियों को रखना, मतलब सहकारी समिति का गठन करना, मतलब राज्य को बोला गया कि वो व्यावसायिक प्रबंधन
सहकारी समिति इन सबको बढ़ावा दे। ठीक है, तो ये कुछ था बेसिकली डीपीएसपी से संबंध में। ठीक है, डीपीएसपी से संबंध में ये कुछ आप इसको महत्वपूर्ण फैक्ट्स समझ सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि डीपीएसपी वाला जो पोर्शन है, डीपीएसपी वाला जो पोर्शन है, इससे प्रश्न बनने की बिल्कुल वैसी ही संभावना है जैसे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स वाले पे प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। मूल अधिकारों के संबंध में 2-4 जजमेंट है, एक बार मैं भी उसको जल्दी वो भी करा देता हूँ 2 मिनट के अंतर्गत, अगर आप लोग की अनुमति हो तो। ठीक है, जैसे पहला है चंपक दोराईराजनवाद, चंपकम दोराईराजन। ठीक है, तो चंपकम लिख देता हूं फर्स्ट। दूसरा इसमें गोलकनाथवाद। तीसरा इसमें आपका केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, बस आपको याद रखना हो सकता प्रश्न दे दे, ये 3 दे दे, पूछे 2-4 और केस के नाम दे दे, पूछे इसमें कौन कौन आपके डीपीएसपी से रिलेटेड है। तो चंपकम दोराईराजनवाद में बेसिकली क्या बोला गया कि डीपीएसपी जो है वो मूल अधिकारों के पूरक के रूप में लागू होंगे, यानी कि डीपीएसपी को क्रियान्वित करने के लिए आप संविधान संशोधन कर सकते हो, यानी कि डीपीएसपी हैज टू बी कन्फर्मिटी विद द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड टू द इम्प्लीमेंटेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। ठीक है, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके मूल अधिकार को खत्म कर सकते हो डीपीएसपी लागू करने के लिए। गोलकनाथ में थोड़ा सा चेंज कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने क्या बोला कि संसद मूल अधिकारों को संशोधन मतलब कम क्या बोलते हैं जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं इसको आप कम या खत्म नहीं कर सकते। गोलकनाथ केस में 1967 में हुआ। ठीक है, फिर सरकार ने क्या किया, 25वें संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, आर्टिकल 31C 39B और 39C। ठीक है, 31C 39B एंड C को थोड़ी सी वरीयता दी और बोला कि अगर 31C 39B और 39C को आर्टिकल 14 एंड 14 और 19 के संदर्भ में अगर वरीयता देनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आप इस पे क्या बोलते हैं 39B और C को 14 और 19 पे वरीयता दे सकते हैं। प्लस 31C के माध्यम से न्यायिक पुनर्विलोकन जो जुडिशियल रिव्यू है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो बाद में केशवानंद भारती केस आया 1973 और फिर उस केस में केशवानंद भारती केस पे क्या बोला कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान की मतलब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन जो है मूल विशेषता है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। हालांकि ये जो 39B और C वाला है ये बना रहेगा, यानी कि 39B और C को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ आप ये दायर नहीं कर सकते। 39B और C अभी मैं दिखा देता हूं, अभी हम लोगों ने देखा भी था। ठीक है, 39B और C अगर लागू करना रहे तो राज्य B और C। ठीक है, एक तो ये भौतिक संसाधनों वाला ही मिटा देता हूँ पहले, तब समझ में आएगा। यानी कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम हिस्से संकेंद्रण न हो और एक दूसरे से नियंत्रण ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति के अंतर्गत बढ़ जाए। ठीक है, तो इसको लागू करने के लिए आप 14 और 19 का अगर उल्लंघन होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा अभी तक यह माना जाता है। तो इस प्रकार एक मोटा तौर पे हम लोगों ने डीपीएसपी से संबंधित जो प्रमुख की पॉइंट्स थे उसको समझा। क्लास कैसी लगी आप बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट टॉपिक्स पे। जय हिंद, जय श्री राम।